हम लोगों को लगता था कि बहुत सालों से हमारे धर्म को, हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे देश को बहुत बड़ा एक खतरा है और हम उस खतरे से बाहर आ गए जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस स्टाइल है क्या? नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, जो उनके गवर्नेंस है, उसमें मुझे दो प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। वो अपनी विचारधारा को जो मूलतः नफरत पर आधारित है, उसको वो स्टेट रिलीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव 2024 के चुनाव के ठीक पहले दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का जो खाता है वो सीज कर लिया जाता है। उनके खिलाफ जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको अनलीश किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, वो अपने आप में आंख खोलने वाली। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज अखबार में ही छपा हुआ है कि यू कैन बिहेव लाइक अ क्रुक, कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, you are not a good prime minister. In this episode of Discovery of an Author, हमने डिस्कशंस करे हैं एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं, उनके साथ जुड़े हुए थे। उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष की रिसेंट एक बुक आई है, जो उन्होंने, वैसे तो हिंदी जर्नलिस्ट हैं, हिंदी पत्रकार हैं, बट उन्होंने इंग्लिश बुक लिखी है, रिक्लेमिंग भारत, व्हाट चेंज इन 2024 एंड व्हाट लाइज अहेड। मैंने आशुतोष को बोला कि आशुतोष, मैं एकदम ओपन माइंड से आपका पक्ष समझना चाहता हूं, मैं एकदम ओपन माइंड से आपके व्यूज समझना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है और कहां लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं और बहुत सारी चूक करी हैं। तो ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो एक क्रिटिकल एनालिसिस है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड टू क्रिटिसाइज आवर गवर्नमेंट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आशुतोष सेज, कि if the definition of true democracy is that you should be able to criticize your government, and that is exactly what we did in this episode. आशुतोष ने काफी सारे पॉइंटर्स एनालाइज करे, रिपोर्ट्स में देखे, जहां पर उनको लगा कि यार हाँ, ये इनकी गलती रही है, यहां दे हैव कंप्लीटली फेल्ड एंड दे कुड हैव डन समथिंग एक्सेप्शनली बेटर, जहां वो नहीं कर पाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एपिसोड को एकदम ओपन माइंड से देखें। कोई भी दूध का धुला नहीं होता, कोई भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो हैं। जैसे हम अपनी गवर्नमेंट के पॉजिटिव चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है कि हमको नेगेटिव चीजों को भी सेलिब्रेट नहीं बट डिस्कस करके लाइमलाइट पे लाना चाहिए। इसी से हम इंप्रूव करेंगे। सो वॉच दिस एपिसोड, लिसन टू दिस एपिसोड टू रियली अंडरस्टैंड द फेलियर्स ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, the failures of Narendra Modi as a leader and what lies ahead. And guys, it's a really humble request. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लाएं और उन्हीं लोगों के साथ कंटेंट हम आपको लेके आए जो सही में दे होल्ड वैल्यू। प्लीज आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बार उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, कुछ नहीं करना, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। So I humbly request you guys to just please hit on that subscribe icon. It would mean the world to us, and we'll keep on getting you such amazing authors backed by great research. Enjoy this episode with Ashutosh. Thank you. Mr. Ashutosh, first of all, thank you so much for taking out time and coming on Discovery of an Author podcast. It is truly an honor कि आप हमारे podcast पे आए और आपने हाँ करा. So thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इट्स प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर। थैंक यू। आशुतोष, आपकी ये जो किताब है रिक्लेमिंग भारत, मुझे लगता है कि ये बहुत टाइमली किताब है और मुझे लगता है कि बहुत शक्तिशाली किताब है, और मैं आपको बताता हूं कि मुझे ये क्यों लगा शक्तिशाली किताब है, और इसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आई एम अ लेमैन। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, हिंदू मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूं। हम लोगों को लगता था कि बहुत सालों से हमारे धर्म को, हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे देश को बहुत बड़ा एक खतरा है, और हम उस खतरे से बाहर आ गए जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। क्योंकि हम उस मिडिल क्लास हिंदू फैमिली को बिलोंग करते हैं जहां पर हमारे माँ बाप ने हमको यही सिखाया, जहां पर हमारे माँ बाप यही चाहते थे। और मैं हूं भी कानपुर से, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो हमने तो हमारे घर पे यही सब चीजें देखी हैं। आज भी मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट करें जो हर कॉमन इंसान समझ पाए। आशुतोष, मेरे पेरेंट्स को अगर मैं आज ये भी बोल दूं
कि मम्मी नरेंद्र मोदी जी ने जो ये काम करा, गलत करा, वो भड़क जाती है। और ये सिर्फ मेरी मदर की बात नहीं है आशुतोष, ऐसे कितने सारे लोग हैं इस देश में जो आपका रीजन भी नहीं सुनना चाहते हैं। एंड वेन यू कैनॉट इवन रीजन इन अ वेरी प्रॉपर वे विद द पीपल दैट यू नो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट चेंज? या तो फिर इस गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जादू कर रखा है या कैप्टिवेट कर रखा है ऑडियंस को। तो आशुतोष, मैं आपसे पहले सवाल पूछने वाला हूं। इन योर बुक यू हैव रिटन नरेंद्र मोदी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर बट ही हैज टू चेंज हिज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। तो पहली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस स्टाइल है क्या? व्हाट इज हिज फिलॉसफी? राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे अपने ही परिवार में मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो मोदी जी के समर्थक है। किसी का समर्थक होना बुरी बात नहीं है। कोई भी विचार, अगर हम लोकतांत्रिक हैं अपने स्वभाव में, इफ वी आर डेमोक्रेटिक, ट्रूली डेमोक्रेटिक, देन वी हैव एवरी राइट टू बी व्हाट वी वांट टू बी। इट्स एज सिंपल। तो कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस पार्टी का समर्थक है, कोई, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है, कोई बीएसपी का समर्थक, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपने अपनी सोच के दायरे को बहुत सीमित कर लेते हैं, तभी प्रॉब्लम होती है। जब आप दूसरों की सोच को सुनना नहीं चाहते और दूसरों की सोच को न सुनने की प्रक्रिया में आप वायलेंस का सहारा लेने लगते हैं, वो चाहे वर्बल वायलेंस हो या फिर फिजिकल वायलेंस हो या फिर किसी और तरीके का वायलेंस हो। मुझे प्रॉब्लम उस वक्त समझ में आती। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा नहीं है कि आज जो समाज के अंदर इस तरीके से एक बंटवारा दिखाई पड़ रहा है। ये एक विचारधारा का करिश्मा है। और मैं अक्सर नरेंद्र मोदी से ज्यादा मैं उस विचारधारा के बारे में बात करना पसंद करता हूं, और मैं करता भी हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, बीजेपी आरएसएस की तरफ से कोई दूसरा शख्स भी होता और वो इतना ही कमिटेड होता, तो ऐसी ही स्थितियां 19-20 की होती। उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो विचारधारा इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जो विचारधारा उनको गवर्न कर रही है, जो उनके माइंड का मेकअप जिसने पिछले दिनों में तैयार किया इतने सालों में, तो वो सरकार में आने के बाद उससे अलग नहीं हो सकते। तो ये एक बेसिक प्रमाइस है जो हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उनको गवर्नेंस का स्टाइल है उसमें प्रॉब्लम है। वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर जब आप किसी किसी को देखते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर यू शुड बी न्यूट्रल। जैसा कि हमारी परंपरा में कहा गया है, हमारी सिविलाइजेशन में कहा गया है, आप महाभारत को पढ़ें या रामायण को पढ़ें या फिर आप चाणक्य को पढ़ें, तो वहां ये कहा गया कि जो राजा होता है वो पिता के समान होता है और वो अपनी संतानों में फर्क नहीं करता। उसके लिए हर संतान बराबर होती है, छोटा हो बड़ा हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए एक समान होता है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, जो उनके गवर्नेंस है, उसमें मुझे दो प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। एक तो प्रॉब्लम ये दिखाई पड़ती है कि वो अपनी विचारधारा को, जो मूलतः नफरत पर आधारित है, उसको वो स्टेट रिलीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि हमारा संविधान कहता है कि हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ हम, और जो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, जो संविधान है, वो धर्म से मुक्त नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति उदासीन है। धर्म के प्रति उदासीन का मतलब ये होता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर है तो आपके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक बराबर है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या फिर वैश्य हो, सब बराबर है। वो शहर का हो या गरीब का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। तो जब आप एक धर्म के लोगों को प्राथमिकता देने लगते हैं और ये काम सरकार के स्तर पर जब होने लगता है और दूसरे धर्म के प्रति आप उदासीन हो जाते हैं, तब समस्या पैदा होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मेरे सामने है कि सड़क पर अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो तो जेल जाता है, उसके प्रति वायलेंस होता है। लेकिन जब उसी तरीके से जब कोई हिंदू भक्त, हिंदू धार्मिक व्यक्ति जब सड़क पर कोई कर्मकांड करता है, तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर हो जाता है, उनके हाथ पैर दबाए जाते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है, उनके लिए ट्रैफिक रुक जाता है। तो यहां पे समस्या पैदा होती है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया, जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, उनका टीम इंडिया की बात की, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। लेकिन आज की तारीख में आपको मालूम, वेयर इज दैट टीम इंडिया?
विपक्ष मुक्त भारत की बात की जाती है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाती है, और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो सवाल खड़ा किया गया था, आज राज्यों को इस बात की शिकायत है कि उनके साथ जो है वो उचित व्यवहार नहीं किया जाता, चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हो या फिर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। और सारे विपक्षी सरकारों को लगता है कि उनके प्रति एक सौतेला व्यवहार अख्तियार किया जाता है, चीजों को उनके ऊपर बुलडोज करने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको अनलीश किया जाता है। चुनाव 2024 के चुनाव के ठीक पहले दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का जो खाता है वो सीज कर लिया जाता है। और अब जिस तरीके चुनाव के बाद अब इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, वो अपने आप में आंख खोलने वाली। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज के अखबार में ही छपा हुआ है कि यू कांट बिहेव लाइक अ क्रुक, यू कांट बिहेव लाइक अ क्रुक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में कहा जाता है। तो ये जो गवर्नेंस स्टाइल है, ऐसा नहीं है कि पहले की जो सरकारें थी या पहले के प्रधानमंत्री थे वो बहुत दूध के धुले हुए थे, लेकिन एक सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके अंदर, ये सर्टेन सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी। आज पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष की कोई बात सुनी ही नहीं जाती, और विपक्ष को ही आप जो है वो पूरी तरीके से दोष देते हैं। तो इसलिए मुझे मुझे प्रॉब्लम है, और इसलिए मुझे मुझे उनकी, और चूंकि मैं इस देश के संविधान को मानता हूं, इसलिए ये संविधान मुझे आलोचना का अधिकार देता है, और इसलिए मैं उसी नजरिए से मैं आलोचना करता। मैं किसी से नफरत नहीं करता। प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और जैसे देश का प्रधानमंत्री से शिकायत होनी चाहिए, जैसे बच्चों को अपने पिता से शिकायत होनी चाहिए, वैसे मुझे भी शिकायत है। आई एम सो सॉरी फॉर द सडन इंटरप्शन, ये हमें करना पड़ता है और हमको इसी प्रकार से इंटरप्ट करना पड़ता है। बट आई हैव अ रिक्वेस्ट कि गाइज, अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू लग रही है in what we are providing with our podcast, in the kind of content that we are creating, and in the kind of people that we are bringing on our show, please subscribe to our channel. This is the only way in which any podcast on YouTube can grow. It will cost you nothing. आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, and trust me guys, if you subscribe to this podcast, we'll make sure that we continue delivering you such amazing कंटेंट, इंटेलिजेंट कंटेंट। हम एक इंटेलिजेंट पॉडकास्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वाई हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं वो सारे पब्लिश ऑथर्स होते हैं, जिनका वर्क के देयर इज अ बैकिंग टू देयर वर्क। कोई भी कुछ ऐसे नहीं बोल रहा। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कंटिन्यू एंजॉइंग एंड लिसनिंग टू दिस एपिसोड। इसमें मैं आशुतोष 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। मैं ऑपोजिशन वाली चीज पे पहले आता हूं। मुझे याद है कुछ साल पहले शशि थरूर ने एक स्टेटमेंट दिया था, saying that if the opposition always keeps on opposing blindly everything that the ruling party is bringing out, that is very wrong, because that people will think that the only thing that opposition does is say no. अगर let's say ruling party ने बोला हम स्कूल बनाएंगे, opposition नहीं चाहिए, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हर चीज को आंख बंद करके मना मत करो। अगर आप हर चीज को मना कर दोगे तुम्हारी ही क्रेडिबिलिटी डूबेगी। तो ये ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी वाला जो डिबेट होता है, क्या आपको लगता है कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो वो ऑपोजिशन को हकालेगी ही हकालेगी कि भैया हमने तो नहीं ही सोचना है? क्योंकि ऑपोजिशन भी रूलिंग पार्टी को ही हटाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यही उनका कर्तव्य है। अगर वो गलती से भी रूलिंग पार्टी के फेवर में कुछ डाल देंगे तो उनको लगता है कि भैया ये तो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, हमारी फिलोसफीज को अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये डिलेमा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दिस इज ओनली विद द बीजेपी गवर्नमेंट, और दिस हैज ऑलवेज बीन द केस विद द रूलिंग पार्टी एज अगेंस्ट व्हिचएवर इज द ऑपोजिशन? देखिए, शशि थरूर का जो स्टेटमेंट है वो 2 पॉइंट पे गलत है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है। अगर आप संविधान के दायरे में देखेंगे, विपक्ष का काम है सरकार को लगातार ऑन टोज रखना। अगर सरकार ऑन टोज नहीं रहेगी और विपक्ष अगर उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ेगी तो फिर विपक्ष अपना काम नहीं निभाएगी। जैसा कि मेरा मानना है कि एक पत्रकार का जो मैं जर्नलिस्ट हूं, तो जर्नलिज्म का बेसिक बुनियादी काम क्या है? टू रिमेन एडवर्सरियल विद द गवर्नमेंट। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, जो लोग इस बात को भूल जाते हैं। गवर्नमेंट इज टू बिग, टू बिग। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, सिर्फ मर्द को औरत नहीं बना सकती और औरत को मर्द नहीं बना सकती। बाकी सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। तो उनके पास अपना गुणगान करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। विपक्ष भी अगर उस इंस्ट्रूमेंट में शामिल हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र जाएगा कहां? देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि तानाशाही हो या अधिनायकवाद हो, या कम्युनिस्ट स्टेट हो या टोटलिटेरियन स्टेट हो, उसकी पहचान क्या है? डेमोक्रेटिक पहचान तभी होती जब वहां विपक्ष होता है। तो विपक्ष
को आप कहते हैं कि विपक्ष अपना अपना तरीका बदल ले, तो सरकार भी अपना तरीका बदल सकती है ना। सरकार सरकार भी विपक्ष का सम्मान करना शुरू कर दे। दूसरी बात क्या है कि हिंदुस्तान ये 2014 के बाद की स्थिति नहीं है। 2014 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में, जब विपक्ष में थी, तो उसका भी यही रुख होता था और वो भी इसी तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी। मुझे लगता है कि विपक्ष को अपना काम करना ही चाहिए। विपक्ष को लगातार लगातार सरकार को जगाते रहना चाहिए कि आप ये गलती कर रहे हैं, भले ही उनके आरोप कितने भी गलत क्यों ना हो, बेबुनियाद क्यों ना हो, उनके सवाल बकवास क्यों ना हो, लेकिन जब तक विपक्ष को बकवास, बेहुदे, बेबुनियाद सवाल पूछने की आजादी रहेगी, तब तक देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और जब ये आजादी नहीं रहेगी तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं अगर ये बोलूं कि मुझे इस बात की आजादी, मैं बोलूं प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, तो ये तो कोई आजादी नहीं हुई ना। ये तो आप पुतिन के रशिया में भी आप कहीं पुतिन जी आप बहुत अच्छे, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही आप ये बोलेंगे कि मोदी जी अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे इकट्ठा होती है। मुझे ये कहने की आजादी होनी चाहिए, इसलिए कहने की आजादी होनी चाहिए ताकि देश के अंदर लोकतंत्र बना रहे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर। अगर ये आजादी मेरे पास नहीं है, अगर मुझे उनको क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं शशि थरूर की इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। जहां तक विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, तो विपक्ष को क्रेडिबिलिटी अपने तरीके से अर्न करनी चाहिए। वो सही मुद्दे उठाएं, सरकार को सही तरीके से कटघरे में खड़ा करें, और अगर वो सही मुद्दे उठाएंगे तो क्रेडिबिलिटी अर्न करेंगे। अगर सही मुद्दे नहीं उठाएंगे, सरकार की चापलूसी करेंगे, तो लोगों की नजर में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो खत्म होगी। तो सत्ता को अपना काम करना चाहिए, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, जर्नलिस्ट को अपना काम करना चाहिए। बट इसमें क्या कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं आशुतोष? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप देखिए, एक कुछ होते हैं आपके इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज जो बेसिक गवर्नेंस पे होते हैं कि दिस इज हाउ अ रूलिंग पार्टी थिंक्स that the country or the state should govern, and the opposition brings in their own views and opinions. That is the internal governance related ecosystem. एक आपका होता है nationalistic issues related ecosystem. For example, ऑपरेशन सिंदूर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं एज अ नॉर्मल व्यूअर, क्योंकि मैं तो बस जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं हमने पढ़ लिया, अरे वाह देखो कितना अच्छा हुआ है, उसके बियॉन्ड तो हम सोच नहीं पाते। बिकॉज आप सही बोल रहे, गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज है, जहां हमारी सोच खत्म होती है उनकी वहां पर स्टार्ट होती है। ऑपरेशन सिंदूर में अगर ये पता है या अगर रूलिंग पार्टी ने ये एविडेंसेस दिए हैं कि दीज वर हाउ वी रिटेलिएटेड एंड दिस इज हाउ वी रिटेलिएटेड एंड दिस इज हाउ वी रिवर्टेड बैक टू टेररिस्ट, इस केस में ज्यादातर सब लोग देखते हैं ऑपोजिशन को कि वी वांट टू नाउ नो व्हाट द ऑपोजिशन इज सेइंग। अगर ऑपोजिशन वाला कुछ भी ये बोल दे कि नहीं करा है, क्या प्रूफ है, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं लाठी लेके कि भैया तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उनकी कितने सारे मिलिट्री के लोग मरे हैं, ये है वो है। और वहीं पर आप ये देख रहे हैं कि इन रूलिंग पार्टी ने एक बॉडी बनाई जिसमें कुछ कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने ओवेसी को बनाया, कुछ कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्समैन उन्होंने थरूर को बनाया, एंड इन अ वे ही वाज एबल टू फॉर्म अ कोएलिशन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स टू गो रिप्रेजेंट एंड डिफेंड। व्हाट इज योर एनालिसिस of Operation Sindoor, this entire ecosystem that got created, और कैसे इन लोगों ने डिफरेंट पार्टीज के लोगों को स्पोक्स पर्सन बना के डिफरेंट कंट्रीज में भेजा? मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे इसको बस आंख बंद करके ताली नहीं मारनी है। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने के पहले मैं बता दूं कि 1970 में एक डिबेट अमेरिका के अंदर शुरू हुई थी। उस वक्त पेंटागन पेपर्स आए थे, यानी वियतनाम वॉर को लेकर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट दरअसल नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। तो वो रिपोर्ट वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में छपी। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट चली गई, सरकार ने कहा कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी चीजें, ली हुई चीजों को पब्लिक कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सेना का मोरल डाउन होगा और हमें हमारे दुश्मनों को फायदा पहुंचेगा। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया? वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन रिपोर्ट को छापने का अधिकार वॉशिंगटन पोस्ट और अखबारों को है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस देश को यह जानने का अधिकार है कि यहां तक कि जो फॉरवर्ड लाइन है वहां पे क्या कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि जब देश सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त देश के जो निर्णयकर्ता थे या जिनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत थी या ताकत दी गई थी, उन्होंने सही फैसले किए
या गलत फैसले किए। क्योंकि अगर देश इतने बड़े संकट में था और अगर हमें यही नहीं पता कि जो फैसले करने वाले सही कर रहे थे गलत फैसले कर रहे थे, तो हम देश का भविष्य कैसे तय करेंगे, कैसे उन लोगों को चुनेंगे जो सही फैसले कर सकते। ये हमारे ख्याल से क्रक्स ऑफ द मैटर है। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी पैदा हो गई है कि आप सेना से रिलेटेड चीजों को नहीं पूछ सकते हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड चीजों को नहीं पूछ सकते हैं। तो मेरा तो पहला प्रश्न इसी बात को लेकर है कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ गई। अगर हमारी जो राज्य व्यवस्था है, सरकारें अगर उचित काम कर रही होती तो पहलगाम नहीं होता। पहलगाम क्यों हुआ? क्योंकि आपने वहां सिक्योरिटी लैप्सेस थे, आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी, और वो आए, मार के चले गए, हमें पता ही नहीं, और वहां घंटों तक वहां पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो पाया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम इस पे सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि जब पहलगाम जैसी बड़ी क्राइसिस हो गई, आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं। ये पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ये जो 26 लोग मरे हैं वो क्यों मरे? क्या सरकार की गलती की वजह से मरे? क्या सरकार की तरफ से कोई लैप्स हुआ? क्या कोई अधिकारी आतंकवादियों से मिल गया तो इस वजह से हुआ? या कोई किसी ने कायरता दिखाई इस वजह से हुआ? अगर हम इस सवाल का जवाब नहीं खोजेंगे तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो? हमारे यहां टेंडेंसी क्या होगी कि आप इस पर मत बोलिए, क्योंकि बोलेंगे तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी और आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आप कंप्रोमाइज करवा रहे हैं और देश, सेना का मनोबल डाउन हो रहा। मैं कह रहा हूं सिन्हा का मनोबल डाउन नहीं हो रहा, सेना भविष्य में ऐसी हरकतें ना हो, हमारे नागरिक ना मरे इस वजह से। तो मैं तो पहले यही सवाल खड़ा आपको ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहलगाम हुआ, आपसे गलतियां हुई, आप लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर पाए। दूसरा प्रश्न, जब पहलगाम हुआ सारे विपक्ष ने एकजुट कहा कि प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर तक सब साथ में थे। जब आपने अचानक बिना किसी कारण के आपने जब सीज फायर कर दिया तो लोगों को मन में तो सवाल होगा कि भाई आपने सीज फायर क्यों किया। और ये वही सरकार है जो कहती है हम तो पीओके लेके रहेंगे, हम तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करा देंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। अगर सरकार ये मानती है कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर भारत के विदेश मंत्री क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री को फोन करके कह रहे थे हमने तो सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, आपके ऊपर हमला नहीं किया? अब ये द्वैत है या नहीं द्वैत है? इसमें हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी नहीं है? आप आप जो है आप जड़ का इलाज नहीं कर रहे हैं, जैसे होता है ना सिम्टम का इलाज कर रहे हैं। फीवर मुझे हो गया है तो मुझे फीवर की दवा दे रहे हैं, फीवर क्यों हुआ है इसका आप इलाज नहीं कर रहे हैं। जब तक आप पाकिस्तान की सेना को सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक आप उनके कान नहीं मरोड़ेंगे, जब तक आप उनको बेइज्जत नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान को की सेना को कैसे समझ में आएगा। उनको तो लगेगा यार आतंकवादियों को मार दिया तो ठीक है, हमने फीवर का इलाज। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि जब भारत के विदेश मंत्री कैमरे पर कहते हुए पाए गए और जिसको देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने देर रात पाकिस्तान की सेना को फोन करके कहा कि हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया, हमने हमला किया है आतंकवादियों के ठिकाने के ऊपर, लिहाजा अब आप मत करिए। तो ये सवाल खड़े कर। दूसरा, आपके सीज फायर करने के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें तो सीज फायर हो गया, और इसकी वजह से आप उसका जवाब नहीं देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सरकार नहीं दे रही थी, और विपक्ष का अधिकार था सरकार से वो सवाल पूछे, मीडिया का अधिकार था वो सवाल पूछे। और अगर उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि हमारे कितने विमान गिरे, इसका भी हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। भाई क्यों गिरे विमान? ये इस सवाल का जवाब खोजना तो महत्वपूर्ण है ना। सरकार की गलती की वजह से विमान गिरे, सरकार इस प्रिपेयर्ड नहीं थी इस वजह से विमान गिरे, या किसी पायलट की लापरवाही से गिरे? अगर पायलट की लापरवाही से गिरे हैं तो फिर ये उनकी ट्रेनिंग पर सवाल खड़ा होना चाहिए, उनको वाज ही नॉट ट्रेन वेल एनफ। तो जनता के, अगर आप लोकतंत्र में हैं तो आप सवालों से क्यों डरते हैं? क्या हमारी सेना इतनी कमजोर है कि एक सवाल पूछ लेंगे तो उसका मनोबल गिर जाएगा? क्या हमारी सेना इतनी कमजोर है कि हम एक सवाल पूछेंगे तो सेना का मनोबल गिर जाएगा, वो लड़ना बंद कर देगा? ये क्या बेवकूफी की बातें हैं। क्या हम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, इसलिए हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए? भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी हो हमें उसकी आलोचना करने का अधिकार है। तो प्रश्न इस बात को लेकर ये होता है कि जब सरकारें आलोचना को बर्दाश्त नहीं करती,
मेरा मानना यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम जैसी घटना हो, तब सरकार की सबसे ज्यादा स्क्रूटनी होनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन सवालों के जवाब भारत की सरकार ने नहीं दिए, उन सवालों के जवाब हमारी सेना के बड़े अधिकारियों ने देने की कोशिश की। 5 ऐसे उदाहरण हैं। सेना के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे चौहान, उन्होंने कहा कि हाँ विमान गिरे, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं कि विमान गिरे, महत्वपूर्ण ये कि क्यों गिरे, हमने उसका इलाज करने को, यानी उन्होंने माना कि विमान गिरे। कैप्टन शिव कुमार ने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी है, लेकिन हमें तो खुली छूट नहीं मिली हुई थी, हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए गिरे। सेना के ग्रुप कैप्टन शिव कुमार बोल रहे हैं। इसके अलावा आपके जो डिप्टी आर्मी चीफ है राहुल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, वो कह रहे हैं कि हम एक सीमा पर 2 शत्रुओं से लड़ रहे थे। आपके जो एयर मार्शल एपी सिंह है, जो एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और यहां हमारी जो कंपनियां जिनको डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने थे वो टाइम पर डिलीवर नहीं करती हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमको तो 40 स्क्वाड्रन चाहिए एयरफोर्स को, हमारे पास 30 ही हैं, यानी हर साल कम से कम 40 फाइटर जेट्स हमारे एयरफोर्स में शामिल होने चाहिए। अब ये 5 सरकार इस बारे में कोई बात नहीं करती है। अगर ये बात आर्मी के चीफ के लोग कह रहे हैं, तो क्या वो सेना का मनोबल गिरा रहे हैं? क्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो सरकार इस सवालों के जवाब तो सरकार को देनी चाहिए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब सरकारें कुछ छुपाती हैं तो फिर वो तर्क गढ़ती है। तो आशुतोष, पर मैं एक बात इस पे और जानना चाहता हूं आपसे, और इसमें इसके बाद हम और फॉलोअप करेंगे। ऐसी तो नहीं हो सकता कि कोई भी रूलिंग पार्टी एक डेवलपिंग नेशन की, विच एज ऑफ नाउ इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ एनिमीज, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, वुड नॉट वांट इट्स आर्मी टू बी एक्सट्रीमली पोटेंट? हर इंडिया जैसा कंट्री चाहेगी। आपने जो ये बात बोली कि जो बाकी जनरल्स बोल रहे हैं कि हमें टाइम पे ये सब चीजें डिलीवर नहीं होता, ये भी मुझको पढ़ने में आता है, ये भी सुनने में आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट का इंटेंट ही ऐसा नहीं है, या देर इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉट बीइंग केपेबल इनफ टू डिलीवर व्हाट दे आर वांटिंग टू डिलीवर? क्योंकि इसमें तो फिर आपके स्किल्स की बात आ गई। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड द रूट प्रॉब्लम। इंटेंट होगा, हर कोई चाहेगा कि मेरी बहुत सशक्त हो मेरी मिलिट्री, बट वो आउटपुट में नहीं दिख रहा है। तो ये गैप कहां आ रहा है आशुतोष? क्यों ये गैप आ रहा है फिर? राघव, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये नहीं कहता कि भारत की सरकार या भारत के प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जो हैं वो देश के बारे में नहीं सोचते। मैं मेरा मानना है कि विचारधारा कुछ भी हो, हर जो प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा हुआ व्यक्ति है उसके दिल दिमाग में हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश करता है। कभी कामयाब होता है, कभी कामयाब नहीं होता है। तो मैं ये नहीं मानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में नहीं सोचते या देश को बेहतर नहीं करना चाहते। मैं मानता हूं वो करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम 2 लेवल पे है। एक प्रॉब्लम विजन को लेके है कि आपका आपका विजन क्या है, आपकी दूरदृष्टि क्या है। दूसरा, जो आपकी दूरदृष्टि है, उस दूरदृष्टि को पाने के लिए आपके पास एपरेटस क्या है, आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये चीज है। जो मुझे लगता है कि इस वक्त की जो हमारी सरकार है उसके पास फार साइटेडनेस का अभाव है, उसके पास वो विजन नहीं है। और कई बार नेताओं के अंदर होता है, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत, यू आर अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, यू कैन ऑल्सो बी अ ब्रिलियंट स्टेट्समैन। नो, कोई कुछ लोग बहुत अच्छे, बहुत विजनरी होते हैं, बट जरूरी नहीं होता कि बहुत अच्छे स्ट्रेटजिशियन भी हों या बहुत अच्छे टैक्टिशियंस भी हों। तो चुनाव जीतना एक अलग चीज हो जाती है, देश को आगे ले जाना एक अलग 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 चीज होती है। तो मुझे लगता है 2 लेवल पे प्रॉब्लम है, विजन की कमी है, और दूसरा उनके अंदर वो एपरेटस की कमी है जिसकी वजह से आप उस विजन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों ये बात मैं कहता हूं? मैं एक बात इसलिए इस बात को कहता हूं कि सबसे पहले जो हमारी विदेश नीति में पिछले दिनों ये परसेप्शन देने की कोशिश की गई कि हम तो विश्वगुरु हो गए हैं, हम विश्वगुरु हो गए। अब ये आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा विजन है, विश्वगुरु हो गए हैं हम। हकीकत क्या है? हम डिल्यूजनल हो गए हैं। विश्वगुरु नहीं, हम डिल्यूजनल हो गए हैं। हम कह रहे हैं कि
रोज हमारे टीवी चैनल्स में आता है कि हमने तो ड्रैगन को पटक के मार दिया, ड्रैगन डर गया, चीन थर थर कांप रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई है, वो तो मतलब मोदी जी के सामने वो उनकी कोई औकात नहीं बच गई। इस तरीके की भाषा, इस तरीके का प्रोपेगेंडा हम करते हैं। जस्ट इमेजिन, अमेरिका इज अ $29 ट्रिलियन इकोनॉमी, चाइना इज अ $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर जस्ट $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, just four. China is 5 times bigger than us in terms of economic size. America is more than 6 times bigger than India's size. और हम इस डिल्यूजन में कि अब तो विश्वगुरु हो गए हैं और हमारे चीन और अमेरिका हमारे रहमो करम पे जिंदा है। जब आप इस फॉल्स कॉन्शियसनेस को लोगों के दिमाग में डालते हैं तो आप देश का नुकसान कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि जब सीज फायर हुआ तो लोगों ने सवाल पूछा कि भाई जब हम पाकिस्तान हमसे डर के कांप रहा था, चाइना कांप रहा था, तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? आप अचानक क्यों आपने सीज फायर कर दिया फॉर नो राइम एंड रीजन? वो भी किसी डीजीएमओ ने फोन किया और आपने मान लिया उनकी बातों को। आप इतने मतलब यहां तक कि हम पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, एक डीजीएमओ की बात सीज फायर कर दिया, ये तो क्या गजब बात है। तो एक तो विजन की कमी है हमारे पास, हम सिर्फ प्रोपेगेंडा और ख्याली पुलाव बता रहे। दूसरा, बहुत आ, आ, हमारे पास टैलेंट की बहुत कमी है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पास टैलेंट की बहुत कमी है। और उनके पास, जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी विचारधारा की प्रॉब्लम, ये आरएसएस की विचारधारा की प्रॉब्लम है। अगर मैं दो सवाल आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि संघ की विचारधारा से एक कोई इतिहास, इतना बड़ा इतिहासकार निकला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जो रोमिला थापर, विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार के बराबर खड़ा हो सकता, या कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट संघ से निकला जो जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ख्याति है। फॉरगेट अबाउट साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस, कोई फिल्म मेकर ही मुझे बता दीजिए, कोई अच्छा उपन्यासकार बता दीजिए, अच्छा कवि बता दीजिए, अच्छा स्कल्प्टर बता दीजिए, कोई निकला? आपको जब पेंटर की बात आएगी तो आप एम एफ हुसैन का ही नाम लेते हैं, जब साइंटिस्ट की बात आती है तो आप जेसी बोस के बारे में बातचीत करते हैं, जब आप इकोनॉमिस्ट की बात आती है तो आपको अमर्त्य सेन जैसे लोगों को याद आती है, और आपको रमीला थापर, विपिन चंद्रा ही याद आते हैं। आपको फिल्म एक्टरों में भी अगर आप बात करना होगा तो आपको अमिताभ बच्चन ही याद आते हैं। वेयर इज टैलेंट पूल इन आरएसएस? सो देयर इज अ डर्थ ऑफ टैलेंट्स, एंड दैट इज व्हाई इनका जो एपरेटस है, इंप्लीमेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस है, वो बहुत कमजोर है। Then they compensate it through propaganda, capturing creating a false narrative. That is why they were caught in the wrong foot. हमने दुनिया को ये मैसेज दिया, भारतवासियों को ये मैसेज दिया कि दुनिया हमारे, जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया हमको सुनती है, हम तो विश्वगुरु हो गए, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय हम क्यों अकेले रह गए? हमें क्यों डेलीगेशन भेजने की जरूरत पड़ गई? और तो और हम दुनिया को यही नहीं बता पाए इतने सालों में कि दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है। अमेरिका के राष्ट्रपति उनके साथ बैठ के लंच करते हैं, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, रूस चुप रहता है। तो हम कहां हैं आज? आज रोज अमेरिका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा, 50% का उसने एक तरीके से टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है। चाइना जो फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है उससे अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा। रेयर अर्थ मेटल वो भारत को नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हमारे स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स हमको मिलने चाहिए जो चाइना से आता है, वो हमको नहीं दे रहा। एंड वो चाइनीज आर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर फॉर पाकिस्तान। वेयर आर वी इन द वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स? वी आर इन सच ए डिल्यूजनल वर्ल्ड दैट नो वन इज आवर फ्रेंड। Now, who is to be responsible for this? The Prime Minister has to answer the questions, not because Prime Minister is a bad man, but Prime Minister is holding up an office. और देश उनकी तरफ देख रहा है, तो सवाल तो उनसे ही पूछे जाएंगे ना। राहुल गांधी से थोड़ी सवाल पूछे जाएंगे, या राघव से तो थोड़ी सवाल पूछे जाएंगे, मुझसे थोड़ी सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास ये दृष्टि होती तो पहली बात यह कि पहलगाम जैसा हादसा नहीं होता, और अगर होता तो हमारे पास उचित जवाब होता। हम अकेले दुनिया में नहीं पड़ते, हमको डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी लैक, द गवर्नमेंट लैक्स बोथ द विजन एंड द apparatus to implement the vision. That's a very bad combination, आशुतोष. It's a very scary thing. ये तो बहुत डरने की बात है फिर। और उल्टा ये ना समझना, हम समझ नहीं पाते, और दूसरा हम तो इनकी वाहवाही करे जा रहे हैं।
बिकॉज आई थिंक आपने बुक में मेंशन करा हुआ है कि ही इज द मास्टर ऑफ कैप्टिवेटिंग पीपल स्टोरीज. He is able to use social media and other media channels to portray a god-like complex. आपका वो chapter was so phenomenal when you talk about the god-like complex. Ashutosh, can I also say that A, they lack the vision, B, there are very less resources, and C, our Prime Minister having that god-like complex is also a very important third parameter. If yes, आशुतोष, गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और क्या सही में आपको ऐसा लगता है आपके एनालिसिस से कि हमारे प्रधानमंत्री गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स को ही इज अ विक्टिम ऑफ दैट, एंड इफ ही इज अ विक्टिम, व्हाट इज द, हमको क्या उठाना पड़ेगा फिर, व्हाट इज द कॉस्ट दैट वी आर बेयरिंग? देखो, ये तो कोई साइको एनालिस्ट ही बता सकता है कि गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स नहीं है उनके अंदर, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो अपने आप को एक डिवाइन के तौर पर पेश करना चाहते हैं, as if a cosmic agent of some unknown energy, क्योंकि वो politically उनको सूट करता है. That keeps him apart from the rest. जब वो कहते हैं कि देखो, उनका जब चुनाव के बीच में वो कई बार चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी उन्होंने कहा है कि मुझे तो कुछ खास काम के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, या ये बताने की कोशिश करते हैं कि आई एम नॉट हियर जस्ट लाइक एन एनी अदर पॉलिटिशियन, आई एम हियर टू डू समथिंग ग्रेट फॉर द कंट्री, एंड आई हैव स्पेशली बीन सेंट बाय द डेस्टिनी, बाय गॉड, बाय सम अननोन फोर्स. ये वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिकल टूल. दिस इज बेसिकली ही इज डूइंग पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स. कि लोगों को अगर ये लगेगा कि ये आदमी तो भगवान जैसा है, ईश्वरीय गुण है इनके अंदर, तो फिर वो आपकी 50 गलतियां भी माफ करेंगे और लोग कहेंगे देखिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमको शायद समझ में नहीं आ रही है. बाकी लोग तो मेयर पॉलिटिशियंस हैं, मेयर मॉर्टल्स हैं, तो उनसे इनकी तुलना नहीं हो सकती. दिस वर्क्स फॉर हिम, एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे लोग अभी कहने लगे प्रधानमंत्री जी नहीं, ये तो विष्णु के अवतार हैं. या जो भक्तों की जो संख्या, भक्त मीन्स व्हाट, आप जो ब्लाइंड फेथ, when you become a cult, when you become a divine like, then people are devoted to you not because of their reasons but because of their faith, because of the emotions. So he is using he projecting himself as a divine like figure, as a god like figure for his political ends, and he is succeeding up to a certain point. But finally what happens at the end of the day, कि डिलीवरी क्या है, मेरे पेट में दाना पहुंचा या नहीं पहुंचा. मैं भगवान को बहुत मानता हूं, मैं भगवान का बड़ा उपासक हूं, लेकिन अगर मैं भूखे रहूंगा तो एक दिन भूख बर्दाश्त करूंगा, 2 दिन करूंगा, 3 दिन करूंगा, पर चौथे दिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगा. मैं खाने के लिए कोशिश करूंगा, मैं अपने लिए भोजन इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करूंगा. तो आई थिंक फाइनली व्हाट हैपेंस इन द पॉलिटिक्स एंड समबडी हु इज होल्डिंग अ पोस्ट लाइक दिस, फाइनली द एंटी इनकम्बेंसी जस्ट कम्स ओवर. तो आपकी इकोनॉमिक डिलीवरी क्या है वो मैटर करती है. 2024 के चुनाव में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आप डिवाइन फिगर हो या डेस्टिनी के चाइल्ड हो, लेकिन अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग अगर परेशान हैं, तो फिर वो वोट इसलिए नहीं देंगे कि आपके प्रति उनके मन में कोई धार्मिक भावना है, बल्कि इसलिए आपके खिलाफ वोट करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि आदमी डिलीवर नहीं कर पा रहा है. So that's what exactly is happening in 2024 parliament elections. आशुतोष, नाउ अनदर थिंग विच जो मैं कभी नहीं समझ पाया, नहीं हमें समझ में आता है था, बिकॉज हम पॉलिटिक्स को उस नजरे से नहीं देख पाते हैं. आप ये मान लीजिए वी आर लाइक एंड कंज्यूमर्स, जो हमें पिक्चर दिखाई जाएगी जितने एडिट्स के बाद हम तो ताली मारने वाले. वी रियली डू नॉट नो व्हाट हैपेंस. अब जब मोदी की सरकार बन रही थी 2014 के बाद भी जब वो आ रहे थे, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर मैन. आई वॉज ऑलवेज इन द टेक इकोसिस्टम, तो हमें लगता था कि यार ये बंदा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टअप वाला इकोसिस्टम स्टार्ट करा, तो हमें लगा कि वाह यार ये तो पहली बार कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं ये लोग. इनसे बहुत बार सवाल उठाया गया था कि मुसलमानों को और बाकी धर्म के जो स्थल हैं या बाकी जो धर्म के लोग हैं उनको आप किस प्रकार से देखते हो. ये रजत शर्मा के शो में गए थे आपकी अदालत, उसमें एक लेडी ने इनसे पूछ लिया कि मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे तो डर लगता है कि आप अगर पार्टी में आ जाएंगे तो आप तो सारे चर्चेस को ये कर देंगे. तो वेरी लाइटली ही सेड कि अरे मैं तो गुजरात से आता हूं, वहां तो जोरास्ट्रिज्म का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, मैं तो ये चाहता था कि मैं इंडिया को जोरास्ट्रिज्म का एक सेंटर बनाऊं, जैसे बुद्धिज्म का भी बनाना चाहता हूं.
Then on Muslims, he used to say कि I want, on one hand, they should have the Quran, and on the other hand, they should have a laptop. That is what he used to say. तो अगेन यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस आइडियोलॉजी को बीजेपी और नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं, क्या उस आइडियोलॉजी में बाकी धर्म के लोगों की जगह ही नहीं है, या है तो वो हिंदुओं से नीचे स्तर पे है? आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव वॉट ही सेइंग, आई वॉन्ट टू नो देयर आइडियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू नॉन हिंदू रिलीजन्स ऑफ दिस कंट्री. आपका इस पे क्या टेक है, आपका एनालिसिस इस पे क्या है? व्हाट आर सम ऑफ द पॉइंटर्स व्हिच हैव शुक यू कि हे भगवान, ये नहीं पता था हमको? राघव, पहली बात तो मैं हमेशा से इस बात को मानता रहा हूं और इस बात का मैं कायल रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज है, इट्स अ बेसिकली अ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड इमेज. इट्स नॉट स्यू जनरस. वो पूरी तरीके से जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है कि उसमें ये 10 गुण होने चाहिए थे, उस तरीके से उनकी इमेज को कंस्ट्रक्ट किया गया है. और ऑब्वियसली इसमें उनका अपना भी बहुत बड़ा योगदान है, बट उनका एक एक चीज, एक एक मूव, एक एक कपड़े पहनने का तरीका, उनके बोलने का अंदाज, जिन शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से टेलीविजन कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज, everything is well thought of and very well constructed, like a product is being manufactured in an industry or a factory, like an something act, like that. like an act. It's Everything an is an act. act. Everything is an act. For him, वो पेन भी अगर यहां लेके चल रहे हैं तो वो पेन भी खास तरीके से मैसेज देती है. आपको अच्छी तरीके से याद होगा 2014 चुनाव के पहले उनकी एक तस्वीर छपी थी जिसमें वो एक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, अगल बगल में दो एक बगुले थे, और फिर उनका एक बहुत स्टाइलाइज्ड चश्मा था, और दो एक किताबें पढ़ी हुई थी, और वो लैपटॉप से कर रहे थे. दैट इमेज वॉज, वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही. देखो मोदी जी कितने कितने मॉडर्न हैं, जबकि उनकी पूरी उनका जो पूरा डिमनर उस उनके पहले तक जो था, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो बिल्कुल एक मॉडर्न पॉलिटिशियन की तरीके से कभी भी नहीं लगते थे. तो उनको एक प्रोजेक्ट किया गया कि नेशनल लेवल पे एक मोदी जो है वो एक बहुत ही मॉडर्न आदमी. बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया, दिस वाज द मैन द कंट्री वाज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, हियर इज अ मसाया, समथिंग लाइक दिस. दूसरी बात जो आपने आपने धर्मों के बारे में बातचीत की है, देखिए इसमें मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था, और मैं ये नरेंद्र मोदी के बरक्स बात नहीं कर रहा, मैं उनकी विचारधारा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ. अगर आप उनके लिटरेचर में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो गोलवालकर थे, जो आरएसएस के नंबर 2 के दूसरे प्रमुख थे, उनकी 2 किताबें हैं, कभी आप उनको ही पढ़ लीजिए, बंच ऑफ थॉट एंड, और दूसरा वी एंड आवर नेशन वुड डिफाइंड. दोनों में साफ तौर पर लिखा गया है कि मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति उनका नजरिया क्या है. वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड में तो साफ तौर पे वो लिखते हैं कि इस देश के अंदर तो मुसलमानों को हिंदुओं के रहमो करम पर ही रहना पड़ेगा, उनके कोई सिविक राइट्स भी नहीं होंगे, और वो यहाँ पे सेकंड ग्रेड सिटीजन्स रहेंगे. वो यहाँ रहना चाहे तो रहे, ना रहना चाहे तो ना रहे. दीज आर वर्ड्स, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर वर्ड्स ऑफ गोलवालकर. उस विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा के ये शब्द हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने आत्मसात कर रखा है अपने जीवन में. बंच ऑफ थॉट्स में तो एक चैप्टर पूरा दिया गया कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, क्रिश्चियंस एंड द कम्युनिस्ट्स. सो अब उनको ये मालूम है कि अगर आज के जमाने में अगर वो ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दो, या क्रिश्चियंस को हिंदुस्तान से निकाल दो, या कम्युनिस्ट को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दो, तो ये आज की मॉडर्न सेंसिबिलिटीज को एक्सेप्टेबल नहीं होगा. इसलिए आप शुगर कोटेड वर्ड्स में ऐसी बातें कहते हैं कि देखिए मुसलमानों के तो हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि मुसलमान कुरान से तो चलता, लैपटॉप हाथ में लेके नहीं चलता. इट शुड बी इंटरप्रेटेड दिस वे आल्सो. फिर वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस के बारे में जो बातें कहते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत प्लान्ड तरीके से हुई हैं, और बहुत प्लान्ड तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया गया है. लेकिन आरएसएस का जो हिंदुत्व है उसकी बुनियाद है नफरत, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है. वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, और वो ये लिखते हैं, मोहन भागवत ने तो 2023 में अहमदाबाद में ये कहा था कि हिंदू जो है वो पिछले 1200 साल से एक युद्ध में है, और ये युद्ध हारना हिंदू अफोर्ड नहीं कर सकता है. आप किससे युद्ध कर रहे हैं? आप जिससे नफरत करते हैं उसी से तो युद्ध करते हैं. 1200 साल से तो इस्लामी है इस देश के अंदर, और उसके बाद क्रिश्चियंस हैं उसमें. तो
आज की तारीख में वो ये नहीं कहते कि मतलब मुसलमानों को बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन आपकी विचारधारा ये कहती है। या तो आप पब्लिकली आइए कहिए कि मेरी मेरी जो विचारधारा थी वो विचारधारा पूरी तरीके से बेकार है, हम उस विचारधारा को अब स्वीकार नहीं करते हैं, उसको अब हमने कूड़ेदान में फेंक दिया है। वो आप कभी नहीं कहते। लेकिन 2014 के बाद से अगर आप देखें, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों के ऊपर को पीड़ा दी गई है, वो सबको मालूम है, वो सब देख रहे हैं उस बात को, उसको वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है, वो बताने की जरूरत नहीं। तो इसलिए उनकी विचारधारा में इस्लाम के प्रति और क्रिश्चियनिटी के प्रति नफरत है, और वो अब नहीं बोलते, लेकिन पहले तो वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है ये सारी बातें। तो आप ये बोल रहे हैं कि लेट्स से दैट बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो प्रधानमंत्री ना बने, चाहे उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री बने, चाहे वो किसी को भी अपना सक्सेसर चुने, अगर फुल पावर आरएसएस बैक्ड बीजेपी और एनडीए इसी प्रकार से अगर हर टर्म में आती रही इन वन फॉर्म और द अनदर, इवेंचुअली दिस विल नॉट बी गुड फॉर द नॉन हिंदूज, दैट इज वन। सेकंड, क्या आपको आशुतोष ये भी लगता है कि चलो ठीक है, दे आर एंटी नॉन हिंदूज, वो तो उनका एजेंडा ही नहीं है, आप मुझे ये बताइए क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका एजेंडा है कि नहीं है? अगर यही गवर्नमेंट आती रही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, टेक्नोलॉजी का क्या होगा? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? दिस फॉर मी इज मोर अलार्मिंग। चलो रिलीजन भाड़ में गया एक बार में, ये बताइए हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? व्हाट विल हैपन? देखिए, पहले तो अपने दिमाग से आप ये निकाल दीजिए कि हिंदू का क्या होगा। जो विचारधारा है ये मुसलमानों के लिए भी खतरनाक है, ये क्रिश्चियंस के लिए भी खतरनाक है, और हिंदुओं के लिए भी खतरनाक है। ऑल द सिटीजन्स बेसिकली, इट्स फॉर द एंटायर क्योंकि सिटीजन्स। क्योंकि ये जो विचारधारा है ना, विचारधारा अपने आप में ही ऐसी है जो फ्री थिंकिंग लोगों पर रोक लगाने की कोशिश करती है। वापस जो, बोलिए। जो फ्री फ्री थिंकिंग। थिंकिंग लोगों पर रोक लगाने की कोशिश करती है। आप देखिए पिछले दिनों क्या क्या उदाहरण है कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो जेल जा रहा, बिल्कुल। किसी ने कोई आर्टिकल लिखा तो वो जेल जा रहा, एनसीईआरटी की किताबों को बदलने की आप कोशिश करते हैं। अभी हाल में कश्मीर में 25 किताबों के ऊपर आपने बैन लगा दिया। तो जो सरकार जो सभ्यता सोच पर रोक लगाने की कोशिश करती है, मैं आपको बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहता हूं। इटली में जब मुसोलिनी थे, तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के एक हेड जिनका नाम था अंतोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी को 36 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया, और कोर्ट में जो सरकार के वकील थे उन्होंने कहा था कि मैं इस आदमी की आई वांट टू स्टॉप हिज ब्रेन फ्रॉम वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 20 years। ये कि इस आदमी के दिमाग को अगले 20 साल के लिए मुझे काम करने से रोकना है। उस आदमी ने जेल में जाके जो लिटरेचर लिखा, उसने मार्क्सिज्म को एक नई दुनिया दे दी। तो आप सोच को रोकने की जो कोशिश है ना, कि खास तरीके से हिंदू सोचे कि वो वेजिटेरियन हो जाए, ये जो नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ जो एक आंदोलन चलता है, वो एक खास तरीके से सोचे, वो इतिहास को खास तरीके से देखने की कोशिश करे। उसकी नजर में अकबर जो है वो क्रूर ही हो, अगर कोई बोले कि अकबर तो क्रूर नहीं थे तो फिर वो हिंदू विरोधी हो जाता है। या शिवाजी के बारे में खास तरीके से परिभाषित नहीं करता है, तो आपने शिवाजी का अपमान कर दिया, आपने हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, आपने सनातन का अपमान कर दिया। ये सारी जो बातें हैं, ये हिंदुओं के लिए भी खतरनाक है, ये दूसरे धर्मों के लिए भी खतरनाक है। अब आपने कहा कि इकोनॉमिक्स का क्या होगा। देखिए, जब आपकी पूरी सोच समाज में धर्म के आधार पे बंटवारे की होगी, तो आप आर्थिक स्तर पे क्या डेवलपमेंट करेंगे, मुझे बताइए। जो इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन सिंह के जमाने की थी, उसमें आपने कौन सी बड़ी चीज लकीर खींच दी? आपने तीन काम ऐसे किए जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया। एक, अचानक आप एक दिन खड़े हो गए और आपने कहा कि इस देश में डिमोनेटाइजेशन होगा। क्यों डिमोनेटाइजेशन होगा? उसका कोई लॉजिक नहीं था। आपने कहा डिमोनेटाइजेशन होगा क्योंकि आतंकवाद पे रोक लग जाएगी, जो नकली नोट है वो बनने बंद हो जाएंगे, ड्रग्स मनी बंद हो जाएगी, और ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। पता चला कि 99.9% ब्लैक मनी दोबारा सिस्टम में वापस आ गई। तो किस लिए आपने किया, किसी को मालूम है। आपने जीएसटी जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया, उसने आपकी एसएमईज की कमर तोड़ दी। और आपने अचानक कोविड के समय में खड़े हुए और आपने कहा कि अब 8 बजे आज के बाद से पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। आपने ये नहीं सोचा कि दिहाड़ी मजदूर कहाँ जाएंगे, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं वो क्या होंगे, वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। इन तीन
तीन तीन घटनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी है। अन्यथा 2014, 2015, 2016 भारत इंडियन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8%। सिंस देन वी हैड नेवर बीन एबल टू रिक्लेम दैट नंबर्स। और कोविड, लोग कहते हैं कोविड की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुई, ये गलत परसेप्शन है। कोविड जिस फरवरी के महीने में इस देश में आया था, मार्च के महीने में, उसके ठीक पहले वाले क्वार्टर में ही भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो तकरीबन 3.5 या 3.8% थी। सो इंडियन इकोनॉमी हैड गॉन इनटू द पिट्स बिफोर कोविड हिट अस, बिफोर कोविड हिट अस। हम इस बात को भूल जाते हैं। आप ड्यूरिंग कोविड में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा प्लीज स्मेल द कॉफी। ये तो मेरे शब्द नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट पे। तब आपको याद आया कि कोविड से निकलने के लिए हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए। तो यू डू नॉट हैव अ इकोनॉमिक विजन, यू डोंट हैव, एंड देन यू टॉक अबाउट कि आपने कहा 2014 में कि 2022 तक हम भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको 17% से बढ़ा के 25% कर देंगे। 11 साल बाद आज भी जो the contribution of manufacturing sector in Indian GDP is still 17%. China has moved much ahead than you. Why? Despite Make in India, despite Stand Up India, despite Startup India, despite Atmanirbhar Bharat, where is the delivery? Yeah. And local के आगे क्या क्या बोला था उन्होंने? वोकल फॉर लोकल, ये बात तो आपने कही थी ना। फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग का हाल इतना बुरा क्यों है? तो सिंपल सी बात यह है कि आपके पास कोई इकोनॉमिक विजन है नहीं। आप देखिए, वी वर ब्लेस्ड टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मनमोहन सिंह। 2008 वर्ल्ड फेसेस द सब प्राइम क्राइसिस, अमेरिका फेसेस सब प्राइम क्राइसिस, हिट्स द एंटायर वर्ल्ड, रिसेशन होता है। हमारे यहां भी रिसेशन आया, बट 2009 वी बाउंस बैक, वी बाउंस बैक, क्योंकि वी हैड अ प्राइम मिनिस्टर हु न्यू इकोनॉमिक्स, हु हैज अ विजन। हम बचे। आज की तारीख में डीमोनेटाइजेशन, फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड जो आपने पूरा देश को बंद कर दिया, लॉकडाउन किया बिना सोचे हुए, बिना किसी विजन के, हम आज सफर कर रहे हैं और आज तक उबर नहीं पाए। आज, और मैं एक बात और आपको बता दूं, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इंडियाज डिफेंस बजट इज लोवेस्ट in percentage term in last 17 years. India's defense budget is 1.89% of the whole GDP. जबकि you are fighting with China, you are fighting with Pakistan. और आपका जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस बजट कम से कम 3% होना चाहिए। सो वेयर इज द विजन? व्हाई यू आर नॉट डिलीवरिंग? क्योंकि आपके पास टैलेंट ही नहीं है, आपके पास सोच ही नहीं है कि हमको अर्थव्यवस्था को किस दिशा में लेके जाना, सिर्फ नारेबाजी है। अगर एक मिनट, अगर आशुतोष टैलेंट भी मिल जाए, अगर सोच भी मिल जाए, तो फिर भी एक जो लीडर होता है उसके खुद के ओरिएंटेशन पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो कितना एब्जॉर्व करना चाहता है उस चीज को। तो क्या ये भी फैक्टर है कि अगर टैलेंट है भी तो भैया वो लीडर में इतनी एक स्पॉन्ज जैसी वो होनी चाहिए ना कि हाँ यार, आई थिंक यू आर राइट, आई फील व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रपोज इज ग्रेट फॉर दिस नेशन, आई वुड वांट इट टू गेट इंप्लीमेंटेड। इज दैट आल्सो समथिंग व्हिच इज मिसिंग? क्योंकि सी, दो चीजें होनी चाहिए लीडर में, दो खासियत होनी चाहिए। एक, लीडर का लार्ज हार्टेड होना बहुत जरूरी है, लार्ज हार्टेड होना बहुत बहुत जरूरी है, और लीडर में कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी, दोनों चीजें होनी चाहिए। सॉरी, एक जैसे लार्ज लार्ज हार्टेड का मतलब आप इमोशनल नहीं बोल रहे हो, राइट? मतलब दैट डज नॉट, आई एक्सप्लेन दैट। 1917 में जब सोवियत यूनियन के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, तो लेनिन वाज द लीडर ऑफ दैट कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। तो लेनिन, उस वक्त रूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। तो लेनिन ने पूछा कि भाई कैसे पूरे सोवियत यूनियन को इलेक्ट्रीफाई किया जाए, तो कोई इंजीनियर बताओ जो इतना ब्रिलियंट आदमी हो। तो एक आदमी ने बहुत डरते डरते बोला कि एक तो है लेकिन वो थोड़ा एक्सेंट्रिक है, और दूसरा वो जार के जमाने का है, वो जारशाही का आदमी है। बोले उसको लेके आओ। तो उनके लेनिन के साथियों ने कहा बट सर वो तो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता, ही इज नॉट अ कम्युनिस्ट, वो तो जार का आदमी है। तो लेनिन ने कहा काम तो रशिया के लिए करेगा ना, इलेक्ट्रिफिकेशन तो रशिया के लिए करेगा, वो थोड़ी कम्युनिज्म के लिए थोड़ी काम करेगा, वो जार के लिए थोड़ी काम करेगा। अगर उसके अंदर ये टैलेंट है, कैपेबिलिटी है कि वो
बेस्ट आदमी इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, ब्रिंग हिम हियर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी. दैट इज व्हाट आई कॉल लार्ज हार्टेडनेस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड थॉट प्रोसेस. लेनिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो आदमी कम्युनिस्ट विचारधारा का है या कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं है. फर्क ये था कि वो रूस को इलेक्ट्रीफाई कर सकता था, इसलिए वो लेकर आए. आज क्या है, आज हमारे जमाने में ये हो गया है कि आप उस विचारधारा को मानते या नहीं मानते हैं. अगर आप उस विचारधारा के प्रति आपका समर्पण है तब तो आपका जीवन है, अगर नहीं है तो फिर आपकी कोई जरूरत नहीं. एट दिस मोमेंट इन हिस्ट्री इंडिया नीड्स द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, the best foreign policy practitioners, the best talent to take the country forward. Instead of that, what is happening, हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो below mediocres हैं. I don't want to say this, but India needs a visionary foreign minister. India needs a visionary finance minister, because India at the moment is in a deep crisis in terms of economics and in terms of foreign policy. But we do not have talents. We got talents, but we don't want to integrate into the system. That's why we are suffering. And once we do get the talents, do you think it's very important to also give them a free hand? And also let them do what they're proposing properly without intervention, right? वो एक second step हो गया आपका. Of course. अब जैसे आप देखिए नेहरू जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत, मैं तो उनका बहुत मुरीद हूं. मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं. हाँ. नेहरू ने उसी वक्त सोचा था कि हमें स्पेस में काम करना चाहिए, हमें एटॉमिक एनर्जी में काम करना चाहिए, हमें मेडिकल साइंस में काम करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट में काम करना है. ही क्रिएटेड आईएम्स, ही क्रिएटेड एम्स, ही क्रिएटेड भाभा एटॉमिक सेंटर्स. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भाभा को लेके आए, बोला कि भाई देखो मुझे तो ये चाहिए, नाउ आई एम गिविंग यू फ्रीडम, यू क्रिएट अ इंस्टीट्यूशन. ही क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस. टेल मी इन द लास्ट 11 years which brilliant institutions we have created? None. Give me one name. You feel proud? सरकार क्या कहती है, हमने तो इतने 11 एम्स और खड़े कर दिए. आपने 11 एम्स खड़े किए. वो जो नेहरू जी की जो विरासत थी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया. आपने अपना क्या क्रिएट किया? इंडिजिनस कुछ नहीं करा, फ्रेमवर्क कॉपी कराया. हम एक काम करते, हमने प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया, हमने नीति आयोग लेके आए. नीति आयोग में कौन लोग हैं? बिलो मीडियोकर्स हैं. बहुत लो लेवल का टैलेंट है वहां पे. सो इफ यू डोंट, द लीडरशिप का काम क्या है? टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू गेट अ पर्सन हु कुड रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम, एंड दैट रेक्टिफिकेशन कैन ओनली टेक प्लेस इफ यू ट्रस्ट द टैलेंट यू गॉट एंड यू आर विलिंग टू गिव हिम फ्रीडम. आप टैलेंट बेस्ट लेकर आए लेकिन आप उसको फ्रीडम नहीं दे रहे तो फिर कोई फायदा नहीं उसका. मैं किसी को लेके आऊं, वो बेस्ट आदमी है, लेकिन मैं बोलूं नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है. ही नोज हिज जॉब बेस्ट, मुझे तो नहीं मालूम. बट मेरा पॉलिटिशियन का काम है, लीडरशिप का काम है कि कैन आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कैन आई फाइंड द बेस्ट पर्सन हु कैन डील विद द प्रॉब्लम. फॉर दैट यू नीड लार्ज हार्टेडनेस, यू नीड कॉमन सेंस. Unfortunately or fortunately, we lack both in today's world. And I think when it comes to discussions around technology and development, घूम फिर के जो प्रो होते हैं, they're like, अरे UPI और इसरो. And I'm like, यार UPI और इसरो को तुम कब तक यूज करते रहोगे as a card? And if you're talking about UPI, you go to China, वहां पर तो आपके बायोमेट्रिक से पेमेंट हो रहे हैं ना. आपको तो वहां पर हार्डवेयर भी नहीं चाहिए. Your body is acting as a hardware. एंड इसरो इज बिकॉज वहां का एक कल्चर है, साउथ का एक कल्चर डेवलप ही ऐसा हुआ है जहां पर उन लोगों ने अपनी उन चीजों को होन करा है. उसमें गवर्नमेंट को कुछ है ही नहीं. बट इसरो किसने क्रिएट किया? इसरो भी तो आई थिंक नेहरू के टाइम पे क्रिएट हुआ था. अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सेम फंडामेंटल्स. व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? जी, मैं ये मानता अगर भारत ने 2014 के बाद अगर एआई का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया होता, अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया होता, अगर हमने बैटरीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया होता, ये 3 टेक्नोलॉजी हैं जो आने वाले समय में दुनिया को गवर्न करेंगी. We do not have those. Absolutely, you're so right. We do not have those. And look at the tragedy of the country. We got the best managers. Microsoft is run by Indian. Google is run by Indian.
Procter and Gamble is run by Indian. Adobe, Indian, all Is Indian. run by Indians. And we are managing the mega corporations. Indians are managing the mega corporations. But हम जो सॉफ्टवेयर जायंट्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने यहां नहीं कर पा रहे. जस्ट इमेजिन, दिस इज सो ट्रेजिक कि अगर सत्य नडेला वहां काम कर सकता है, जिजुरकर वहां काम कर सकते हैं, सुंदर पिचाई वहां काम कर सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं हम ऐसे टैलेंट को लेके आते और उनको जिम्मेदारी देते कि भाई अगले 10 साल तू एआई पे काम कर, सेंटर बना और दुनिया को बीट कर. अब हम कह रहे हैं कि हम तो अभी टास्क फोर्स बना रहे हैं जो एआई पे काम करेंगे. जस्ट इमेजिन, योर फ्रेंड इज सो राइट, वी हैव डन नथिंग. अगर विजन होता हमारे पास तो हम 10-15 साल पहले एआई पे काम कर रहे होते. And for that matter, I also want to count sports into it. It's embarrassing, Ashutosh. Every 4 years, we are as a nation, we get embarrassed for the upcoming 2 months. It is deplorable the condition that we have when it comes to sports. आपको नहीं लगता कि ये सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा एक प्रमाण होता है कि आप स्पोर्ट्स में क्या? Is this not war? No, I feel frankly speaking, I feel embarrassed. जब हमारा कोई आदमी कहीं गोल्ड मेडल लेके आता है तो प्राइम मिनिस्टर उससे बात करते हैं. That means we have so little gold medals. And standards, हमारे standards भी तो लो, expectations कितनी लो है. अगर हमारे पास 50 गोल्ड मेडलिस्ट होते तो क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट 50 गोल्ड मेडलिस्ट से बात करता है क्या? फॉर देम इट्स अ नॉर्मल रूटीन थिंग. अनलेस ये जो स्पोर्ट्स हो या कोई और चीज हो, द इंडिया पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, दीज थिंग्स शुड बी रूटीन. हमारे जो इन्वेंशंस पे फोकस होना चाहिए. जैसे मैं आपको बताएं, बहुत बहुत दिलचस्प बात. चाइनीज के जब माओ की मृत्यु के बाद, जब डेंग जियाओपिंग बिकेम द सुप्रीम लीडर ऑफ द चाइना, व्हेन ही बिकेम द प्रीमियर, he took 2 departments under his wings, and that is what the leadership is all about. And that is why he was so visionary. He changed China completely. He took 2 departments under his wings. One was education, another was science and technology. And these 2 departments in Indian context are the most neglected departments. Nobody wants to take these departments क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, इसमें पैसे नहीं मिलते हैं. साइंस एंड डेंग ने कहा कि देखो हमें दुनिया से compete करना है, और अपने लोगों को कहा send them to the best of universities. चाइनीज लड़कों को बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में भेजा with an instruction, go there, study there, get the best technology, get the best education, come back and invest in our country. So Ashutosh, I am right now in Auroville. I follow the philosophy of Sri Aurobindo. मुझे वो बहुत शानदार लगते हैं. उन्होंने एक बात बोली थी. He said he was not always in favor of democracy as a governance system, specifically for a country like India, because he wanted to accelerate. उनको लगा था हम democracy से accelerate नहीं कर पाएंगे. But he said something very important. He said, how do you change a feudal system? Is that you replace it with something better. Till the time you don't have something better to replace what is not working, unfortunately that becomes the only option. अब जैसे मुझको जब सिगरेट छोड़नी थी तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया ग्रीन टी से, कि भाई जब भी मुझको सिगरेट की तलब लगेगी ना, या तो मैं ब्लैक कॉफी पीऊंगा या तो मैं ग्रीन टी पीऊंगा. तो दैट इज हाउ आई रिप्लेस अ बैड हैबिट विद अ गुड वन, एंड इवेंचुअली आई ऑल्सो कट आउट ग्रीन टी. तो ये मेरी आदत हटी. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इफ दिस करंट गवर्नमेंट does not have the vision, does not have the resources, does not have the big heartedness, does not have any clear agenda, and we want growth, we want everything, we want to be the next China. This is so sad that I am saying that we want to be the next China and not next US. What can replace it? Is India bloc led by Congress as of now potent enough to be a replacement, or does that also need work? क्या existing opposition है सक्षम करने के लिए? ये बताइए आप. देखिए, मेरे पास इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब एक सवाल से देना चाहता हूं. 1990 में जब राजीव गांधी थे तो कोई ये सोच सकता था कि इस देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं? उस टाइम पे शायद नहीं. Who did it? नरसिम्हा राव. मतलब अगर लोगों की एक लिस्ट बनती कि 100 लोगों की लिस्ट बनाइए और इन 100 लोगों में से कोई एक आदमी होगा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें नरसिम्हा राव का नाम आता.
क्योंकि ही वॉज सो डोसाइल। वो बेचारे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे, होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, बट कोई उनको क्रेडिट नहीं देता कि ही कुड लीड द कंट्री और ही could unleash economic reforms, but he did it. Narasimha Rao unfortunately doesn't get the credit which he deserves. He not only unleashed economic reforms, but he also managed to suppress terrorism in Punjab. He successfully held election in Punjab and the terrorism wiped away. In Kashmir, successfully he held an election and Kashmir को काफी हद तक कंट्रोल करने में उनको मदद मिली थी. So what lies in future nobody knows. Even in 2004, before 2004, किसी से कोई पूछता क्या मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? Can he lead the country? कोई नहीं कहता. 100 लोगों की लिस्ट के 1000 की लिस्ट में भी मनमोहन सिंह का नाम नहीं आता. But when he became the prime minister, he delivered. 2004 to 2011, Indian economy grew at the rate of 8+, except in 2008. So he successfully led it. मेरे कहने का मतलब ये कि आज मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल काम है कि क्या इंडिया गठबंधन कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य में क्या मुझे नहीं मालूम. बट 140 करोड़ के इस मुल्क में कोई भी आदमी अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, लार्ज हार्टेडनेस होगा, तो देश को चला सकता है और देश चलेगा. नेहरू के पहले डिबेट यह थी कि आफ्टर नेहरू हु रिप्लेस्ड हिम? नॉट द जायंट्स of the politician who used to be there, a very humble person, simple person, लाल बहादुर शास्त्री. इंदिरा गांधी के जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो लोगों ने कहा ये तो गूंगी गुड़िया है, बट इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान क्रिएट करके दिखाया. So let's not get into this whether India Gadbandhan can do it or not do it. I'm only saying it, if the opportunity comes, anybody can excel and anybody can surprise you. So it's not a question of whether India Gadbandhan or the NDA, whether it is Narendra Modi or Rahul Gandhi. The choice is not between these two. India should have a system where the best person can compete and can emerge as a winner. Unfortunately, we do not have that kind of a system. That's why we are led by mediocres. But that is a fact that we do need a better governance. We do need a better ideology. We do need better leaders. ये तो मतलब आप बोल रहे हो कि ये तो non-negotiable है. ये तो है ही है. बिल्कुल, मैं I completely agree with you. I don't want any ideology which divides people in the name of religion. Everything is negotiable, not this. I can't कि मैं अगर अनवर के साथ बैठा हूं तो मैं सोचूंगा ये तो देश का दुश्मन है. No, that is non-negotiable. Everybody who lives in this country is a citizen of the country. He loves this country and he has every right to behave the way I want to behave. It's not that discrimination on the basis of religion and the caste. No, that is non-negotiable, and that is why I do not appreciate this ideology. Yeah. Brilliant. And Ashutosh, with this question, we come to the end of the podcast. So Ashutosh, I hope you enjoyed. It was It was a very short time, but I hope I was able to do justice to your time. Thank you so much. Thank you. I wish I could have given more time, but I'm so sorry because I'm so pressed today. No worries. We'll do a follow-up. Thank you, Ashutosh. Take care. Bye. Bye.